बचपन में जब हम रोबोट्स बनाते थे तो हम गत्ते का पेपर इस्तेमाल करते थे, कागज़ इस्तेमाल करते थे, सॉफ्ट चीज़ों के रोबोट्स बनाते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ऐसी मूवीज़ देखना शुरू कर दी जिसमें रोबोट्स लोहे के, मेटल्स के, सख्त धातुओं के बने होते थे। ये हैरानी की बात थी। ये रोबोट शक्ल से बहुत खतरनाक लगते थे, लेकिन इंसानों जैसा बनाने के लिए इनको स्किन दी जाती थी। और जब भी कोई रोबोट फाइटिंग के दौरान डैमेज होता था तो उसकी ना सिर्फ स्किन डैमेज होती थी बल्कि उसके अज़ा भी डैमेज हो जाते थे। और आज हम आज के रोबोट्स देखते हैं जो कि साइंसदान और इंजीनियर्स बना रहे हैं। आपको यहाँ पर एक घोड़े का रोबोट दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें मेटल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। इसी तरीके से अगर आप गाड़ियों की असेंबली लाइन देखें तो यहाँ पर भी आपको मेटल के बने हुए रोबोट्स काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या ये रोबोट हमारे साथ दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इन रोबोट्स, जो कि मेटल के बने हुए रोबोट्स की बात हो रही है, इनको मूव करवाने के लिए एक्चुएटर्स की ज़रूरत होती है। और एक्चुएटर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोटर्स या फिर पिस्टन्स, जिन पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। तो यहां पर मैं आपको एक रोबोट का कंट्रोल लूप दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि रोबोट रियल वर्ल्ड को सेंस करता है अपने सेंसर्स के जरिए। आपको यहां पर इसके सेंसर्स नजर आ रहे हैं और उससे डेटा लेते हुए ये अपने ब्रेन में अपने सॉफ्टवेयर के जरिए डिसीजंस करता है और फिर उन डिसीजंस पर एक्शन लेता है एक्चुएटर्स के जरिए। तो हम इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक्शंस को, यानी कि एक्चुएटर्स को पढ़ने जा रहे हैं। हम सॉफ्ट एक्चुएटर्स को पढ़ने जा रहे हैं। सेंसर्स की बारी अगली वीडियोस में आएगी। तो मैं आपको यहाँ पर रिजिड रोबोट्स दिखा रहा हूँ। तो क्या ये रोबोट्स हमारे साथ दुनिया में सेफली रह सकते हैं? और फिर ये रोबोट्स हमसे किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे? इन रोबोट से तो मुसाफे करते हुए, हाथ मिलाते हुए भी मैं डरूंगा। लेकिन रोबोटिक्स में, सॉफ्ट रोबोटिक्स में हमारा मॉडल है ऑक्टोपस। मैं आपको ऑक्टोपस की तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जान सकें कि दुनिया में, नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन सॉफ्ट होती है। और उनमें जो मॉडल लिया जाता है सॉफ्ट रोबोटिक्स के लिए वो ऑक्टोपस का लिया जाता है। उसकी वजह यह है कि ऑक्टोपस में कोई बोन नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्टोपस अपने तमाम काम भी करता है और ये बहुत ज़हीन जानवर होता है। इसलिए जब भी हम रोबोटिक्स की बात करेंगे तो हम ऑक्टोपस के मॉडल्स की बात करेंगे और उनको बनाने की कोशिश करेंगे। सॉफ्ट रोबोटिक्स की तरफ हमें लेके प्रोफेसर जॉर्ज, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने रोबोटिक्स के की एट्रीब्यूट्स को चेंज किया। इन्होंने कहा रोबोट्स ऐसे होने चाहिए जो हमसे इंटरेक्ट कर सकें, जो चीज़ों को कहीं भी सेंस कर सकें और फिर कम्युनिकेट कर सकें। रोबोटिक्स की बुनियादी एट्रीब्यूट्स इन्होंने चेंज किए और उसकी बेसिस पर हमने रोबोटिक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा है नॉन कोलैबोरेटिव रोबोट्स। जिस तरीके से आपको टर्मिनेटर के रोबोट्स नज़र आ रहे थे या इस ऑक्टोपस के रोबोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें एक रोबोट मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि मेटल का बना हुआ है। ये नॉन कोलैबोरेटिव रोबोट है क्योंकि ये ऑक्टोपस के साथ समंदर में नहीं रह सकता, कॉमन हैबिटेट शेयर नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ अब हम कोलैबोरेटिव रोबोट्स बनाने जा रहे हैं जो कि ऑक्टोपस की तरह होंगे। इंसानों के रोबोट इंसानों की तरह होंगे और वो उनके साथ एक हैबिटेट को शेयर कर सकेंगे। जिस तरीके से मैं आपको ये फिश दिखा रहा हूँ जो कि समंदर में छोड़ी गई है, एमआईटी यूनिवर्सिटी ने ये फिश बनाई है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फिश है और इसे समंदरों में आम मछलियों के साथ रखा जाता है क्योंकि ये उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं आपको यहां पर सॉफ्ट रोबोटिक्स की कुछ और मिसालें दिखा रहा हूं जो कि चीज़ों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और इम्प्रूव्ड सेफ्टी इंश्योर करते हैं क्योंकि इनसे हमें किसी किस्म का ख़तरा महसूस नहीं होता। इसीलिए हम अब कोलैबोरेटिव रोबोट्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसे रोबोट्स की तरफ जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे
जो कि इंसानों की तरह होंगे, उनकी स्किन भी इंसानों की तरह होगी। गोया कि इस वक्त मैंने आपको एक रफ मॉडल यहाँ पर दिखाया है, लेकिन फ्यूचर में इन रोबोट्स की शक्ल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह की बनाई जाएगी। अगर हमने रोबोट्स अपनी तरह बनाने हैं तो उनके पास मसल्स होने चाहिए। हमारे पास मसल्स हैं जो कि मूवमेंट देते हैं, लेकिन रोबोट्स के मसल्स हम कैसे बनाएंगे? सॉफ्ट न्यूमेटिक लीनियर एक्चुएटर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि वैक्यूम के अंडर काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लीनियर एक्चुएटर है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये वेट भी उठा रहा है। और ये काम कैसे करता है? ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे एक मसल काम कर रहा है। लेकिन आज से पहले इस किस्म की मूवमेंट हम पिस्टन्स के जरिए और मोटर्स के जरिए लेते थे। राइट साइड में आपको नजर आ रहा है कि पिस्टन और मोटर का कॉम्बिनेशन किस तरीके से एक रोबोटिक आर्म को घुमा रहा है, मूवमेंट दे रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल लीनियर रबर का बना हुआ एक्चुएटर लगाया है और उसके जरिए आर्म इंसान का मूव कर रहा है। और ये काम कैसे करता है? काम करने के लिए अगर आप इसका क्लोजअप देखें तो आपको बीच में डब्बे नजर आएंगे। इन डब्बों में हवा भरी जाती है, तो जब हवा होती है तो ये नीचे की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही हवा इन डब्बों से निकलती है, वैक्यूम होता है, तो ये पूरा का पूरा मसल, आर्टिफिशियल मसल सिकुड़ जाता है और वेट को ऊपर उठा लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आर्टिफिशियल मसल के जरिए एक रोबोट इंसान से 15 गुना ज़्यादा वेट उठा सकता है, और इसे हम अपनी बॉडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियल मसल्स को अपनी बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ रोबोटिक्स में हम मूवमेंट के लिए, चीज़ों को ग्रिप करने के लिए फिंगर्स का सहारा लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक फिंगर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक फिंगर है, और इस फिंगर की शक्ल ऐसे बनाई जाती है, इसका डिज़ाइन ऐसे बनाया जाता है कि जब इसको हम प्रेशराइज करते हैं, इसमें एयर देते हैं, तो ये बेंड करती है। और इसके बेंड करने से अगर आप देखें तो ये फिंगर बेंड कर चुकी है। अगर हम इस तरीके की 6 और 5 फिंगर्स बनाएंगे तो हम इस सेव को ऊपर उठा सकते हैं। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर न्यूमेटिक फिंगर को कैसे मूव करवा रहा है, और ये बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट दे रही है जैसे कि आपकी फिंगर की मूवमेंट होती है। हम इस रबर ट्यूब से इंसान का हाथ बना सकते हैं। फिर मैं आपको एक और एक्चुएटर दिखा रहा हूँ, सॉफ्ट एक्चुएटर दिखा रहा हूँ, जो कि सिलिकॉन का सिलेंडर उठा रहा है। तो आप नीचे देख सकते हैं सिलेंडर के, आपको यहाँ पर एक सॉफ्ट एक्चुएटर नजर आ रहा है, और उसके साथ आपको एक पतली सी वायर भी नजर आ रही है जिसमें एयर फिल होती है। तो एयर इसके अंदर जाती है और ये सिलेंडर को उठा देती है। ये एक न्यूमेटिक सॉफ्ट एक्चुएटर आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप इन फिंगर्स को देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक हैरानी की बात यह है कि ये दोनों तरफ मूव करती हैं, एक तरफ मूव नहीं करती। और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इस एक्चुएटर के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। तो एक ट्यूब एक स्ट्रक्चर को पहले प्रेशराइज करती है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और फिर दूसरी ट्यूब दूसरे स्ट्रक्चर को प्रेशराइज करती है, तो ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो आपको यहाँ पर डुअल मोशन नजर आ रहा है, और इसकी वजह इसका स्ट्रक्चर है। इसको ग्रिपर कहा जाता है और इससे हम बहुत से काम लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक न्यूमेटिक ग्रिपर दिखा रहा हूँ जो कि एक स्क्रू को ऊपर उठा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके ज़रिए हम चीज़ों को ग्रिप कर सकते हैं। ग्रिपर को डिज़ाइन करते हुए या किसी भी सॉफ्ट एक्चुएटर को डिज़ाइन करते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने हवा इसमें दाखिल नहीं की थी तो ये एक सीधी फिंगर थी, लेकिन जैसे ही हमने हवा इसके अंदर दाखिल की तो आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड को मूव करे, और उसकी वजह इसका स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको फिन्स दिए हैं। तो जब हमने हवा दाखिल की तो इसकी जो डिफॉर्मेशन हुई, इसकी जो शक्ल बिगड़ी, वो यहाँ पर लाल रंग की जगह पर सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम सोर्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इसकी डिफॉर्मेशन, इसकी शक्ल का बिगाड़ सबसे कम है। और इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेस को देखें तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा होगा इसके एंड पर, और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे कम स्ट्रेस है। तो प्रेशर की वजह से आप देख सकते हैं कि ये मूव करता है और बेंड करता है। तो अगर मैं प्रेशर ज़्यादा दूंगा, अगर मेरे पास ये एक फिंगर है, इसमें 0 किलो पास्कल प्रेशर दिया है, तो ये बिल्कुल मूव नहीं करेगी। 5 किलो पास्कल पर ये मूव करना शुरू कर देगी। और उसके साथ आपको बेंड भी नज़र आ रहा है, 10 किलो पास्कल, फिर 15 किलो पास्कल, और अगर 25 किलो पास्कल इसको प्रेशर दिया जाएगा तो आपको सबसे ज़्यादा बेंड नज़र आएगा। और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ रोबोट्स की फिंगर्स को डिज़ाइन करेंगे।
यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब इस किस्म की फिंगर्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, बेंडिंग एक्चुएटर्स को हम डिज़ाइन करते हैं, तो इनके अंदर एक लिमिटिंग लेयर भी लगाई जाती है ताकि ये एक हद से ज़्यादा बेंड ना हो। तो यहाँ पर आपको लिमिटिंग लेयर भी नज़र आएगी और इसके साथ साथ फाइबर रीइंफोर्समेंट भी होती है। तो हम जैसे जैसे प्रेशर देते जाएंगे बेंडिंग एक्चुएटर और ज़्यादा बेंड होता जाएगा। लेकिन सिर्फ बेंडिंग एक्चुएटर की बात नहीं हो रही, हमने फ्यूचर में सांप भी बनाने हैं, हमने हर किस्म का जानवर बनाना है, उसके लिए हमें ट्विस्टिंग एक्चुएटर्स भी चाहिए। तो आप यहाँ पर एक ट्विस्टिंग एक्चुएटर देख रहे हैं, मैं इसको हवा देता हूं तो आप देखिए कि ये बेंड तो करता ही करता है, लेकिन ये ट्विस्ट भी करता है और ये बिल्कुल सांप की तरह या कुछ अर्थवॉर्म्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें आपके पास बेंडिंग भी आ गई, ये स्ट्रेटनिंग भी है, इसमें ट्विस्टिंग भी है और इसमें फिर दोबारा स्ट्रेटनिंग है, लेकिन 180 आउट ऑफ फेज है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आपको मूवमेंट्स दे सकता है। तो अगर आपने एक ऐसा एक्चुएटर बनाना है जो कि इंसान के हाथ की तरह काम करे, तो पहले आपको इंसान के हाथ के मुख्तलिफ हिस्सों की मूवमेंट्स देखनी होंगी। तो इतने हिस्से में आपके पास ट्विस्ट और बेंड आता है, तो आपको ऐसा एक्चुएटर चाहिए जो ट्विस्ट करे और बेंड करे। इतने हिस्से में आपके पास ट्विस्ट और एक्सटेंशन आती है, एक्सटेंड करता है हिस्सा, तो आपको ऐसा एक्चुएटर चाहिए जो कि ट्विस्ट करे और एक्सटेंड करे। फिर यहाँ पर आपको ऐसा एक्चुएटर चाहिए इस हिस्से में नीले रंग में जो कि बेंड कर सके, फिर एक्सटेंड कर सके, फिर बेंड कर सके। तो इस तरीके से अगर आपने अपने थंब का एक पूरा कॉपी कैट एक्चुएटर बनाना है तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितने किस्म के मुख्तलिफ फंक्शन आपको चाहिए ताकि आप इंसान के हाथ को कॉपी कर सकें। लेकिन हम वापस आते हैं ऑक्टोपस की तरफ। हमने कहा था कि ऑक्टोपस हमारा मॉडल है और उसके लिए उसको कॉपी करते हुए हमने ये छोटा सा स्क्विड रोबोट बनाया है। इसमें कोई बोन नहीं है, यानी इसमें कोई भी मेटल का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ये एयर के प्रेशर के साथ आगे मूव कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर से अगर गाड़ी भी गुजर जाएगी तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये इमारत से नीचे भी गिरेगा तो इसको कुछ नहीं होगा और इसको ऐसे मटेरियल से डिजाइन किया जा रहा है कि इसको आग भी नहीं लग सकती। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा रोबोट है जिसके डैमेज होने के बहुत कम चांसेस हैं और ये बहुत ज़्यादा अरसे तक चलेगा। इसी तरीके से अभी तक जितने भी हमने रोबोट्स पढ़े, सॉफ्ट रोबोट्स पढ़े, वो सारे के सारे एयर प्रेशर से एक्चुएट हो रहे थे, लेकिन हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के ज़रिए भी हम सॉफ्ट एक्चुएटर्स बनाते हैं। आप यहाँ पर एक एक्चुएटर देख रहे हैं जो कि ऑक्टोपस की कॉपी करते हुए बनाया गया है और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो हाइड्रोलिक एक्चुएटर से आ रही है। मैं आपको यहाँ पर एक और हाइड्रोलिक एक्चुएटर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फ्लूइड की पावर लेते हुए, यूज़ करते हुए, फ्लूइड प्रेशर को यूज़ करते हुए ये किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। अब हम आते हैं तीसरी किस्म के एक्चुएटर्स की तरफ जो कि इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुएटर दिखा रहा हूँ जिसे हेजल एक्चुएटर कहा जाता है, हाइड्रोलिकली एम्पलीफाइड सेल्फ हीलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुएटर। और इस एक्चुएटर की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जब इसको वोल्टेज देते हैं और जब वोल्टेज ज़ीरो करते हैं तो ये मूवमेंट देता है, यानी ये एक्चुएट करता है, पावर अप होता है और फिर पावर डाउन होता है और उसमें इसकी मोशन होती है और इसके बीच में फ्लूइड भी फ्लो कर रहे होते हैं। इस एक्चुएटर की खास बात यह है कि अगर ये डैमेज हो जाए तो ये अपने आप को कुछ हद तक हील कर सकता है। इसी एक्चुएटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए, इससे हम आर्टिफिशियल मसल बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस एक्चुएटर को देख सकते हैं जो कि एक बॉल को ऑसिलेट करवा रहा है, उठा रहा है, मुस्तकिल ऊपर कर रहा है और नीचे कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि इसमें जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये एक्चुएट होता है। आप देखें ये बॉल को ऊपर उठाकर और एक ऊपर वाले स्पूल पीस में डाल रहा है। तो वोल्टेज ऑन होने से और वोल्टेज ऑफ होने से ये एक्चुएटर मूव करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुएटर कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और एक्चुएटर्स भी दिखा सकता हूँ। आप इस वक्त एक इलेक्ट्रिकल मसल देख रहे हैं। ये ऐसा मसल है जिसे 8 वोल्ट 1 एम्पियर पावर चाहिए ये एक्सपैंड करने के लिए। ये एक्सपैंड करता है और अगर हम ये वोल्टेज इसको ना दें तो ये ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर मेरे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बोन्स हैं और इसके बीच में मैं ये लगा देता हूँ, तो जब मैं इसको पावर दूंगा और जब इसको पावर नहीं दूंगा तो ये मूवमेंट करेगा और इस तरीके से ये हैंड मूव करेगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, इसको इंसानों में भी यूज़ किया जाएगा और इसे रोबोटिक्स में भी यूज़ किया जाएगा और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड ये सेंसर्स होंगे। लेकिन अब हम आते हैं डाई इलेक्ट्रिक इलास्टोमर एक्चुएटर की तरफ। इसे DEA एक्चुएटर्स भी कहते हैं और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और बीच में एक इलास्टोमर डाइलेक्ट्रिक लेयर होती है। और जब ये एनर्जाइज होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स,
इनको वोल्टेज दी जाती है तो इसका वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन ये स्ट्रेच कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम तो सेम है लेकिन इसकी डेप्थ कम हो गई तो ये स्ट्रेच कर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जैसे हम वोल्टेज देंगे तो ये स्ट्रेच कर जाएगा और इसके ज़रिए अब हम मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख लें कि एक शीट है, उसके चारों तरफ हमारे पास DEA एक्चुएटर्स लगे हुए हैं और जब हम इनको बारी बारी एक्चुएट कर रहे हैं तो हमारे पास मूवमेंट आ रही है, हमारे पास मोशन आ रहा है और इस मूवमेंट को आगे यूज़ करते हुए हम बहुत सा काम ले सकते हैं। मसलन आप एक हॉरर हाउस बना सकते हैं, आप एक खोपड़ी को हंसता हुआ कह के लगाता हुआ दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी साइड पर अगर रिबन देखें तो ये एक DEA एक्चुएटर है और जब मैं इसको एनर्जाइज करूँगा तो ये फैल जाएगा और जब मैं इसको डी एनर्जाइज करूँगा तो ये सिकुड़ जाएगा और जब ये फैलेगा सिकुड़ेगा तो आप देखेंगे ये खोपड़ी आपको हंसती हुई नजर आएगी। इसके दांत ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मुंह खुलता हुआ बंद होता हुआ नजर आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये खोपड़ी हंस रही है, हालांकि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरीके से DEA एक्चुएटर्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक मछली है या फ्रॉग है, इसके फिन्स हमने DEA एक्चुएटर से बनाए हैं। जब ये एनर्जाइज होते हैं, डी एनर्जाइज होते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देते हैं और ये आगे तैरना शुरू कर देती है। ये तैरने वाला रोबोट है। अब नीचे देखें तो आपको यहाँ पर फिश नज़र आएगी और इसमें भी आपको इस एक्चुएटर की ब्लैक कलर की प्लेट्स नज़र आएंगी जो कि फिश को मूवमेंट देंगी। मैं आपको यहाँ पर एक 6 टांगों वाला रोबोट भी दिखा रहा हूँ और उसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 6 एक्चुएटर्स हैं और सारे के सारे एक्चुएटर्स DEA से बने हुए हैं और जब हम इनको एनर्जाइज करते हैं तो ये टांगे इनकी मूव करते हैं, ये मूव करना शुरू कर देते हैं, आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। गोया कि इनकी वीडियोस अभी रिलीज नहीं हुई इसलिए इनकी वीडियोस मैं यहाँ पर नहीं लगा सका, लेकिन इस तरीके से एक्चुएटर्स काम कर रहे हैं। अब आखिर में हम एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक्चुएटर पढ़ने जा रहे हैं जिसे शेप मेमोरी पॉलीमर्स बनाते हैं। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि MIT ने बनाए और मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि MIT लिखा हुआ था, आपने उसको स्ट्रेच किया, इस धागे को स्ट्रेच किया, लेकिन जैसे आप इसको थोड़े से गर्म पानी में डालेंगे तो ये अपनी पुरानी शक्ल में आ जाएगा। तो ये अपनी शक्ल को याद रखता है, ये पॉलीमर अपनी पुरानी शक्ल को याद रखता है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सी एग्जांपल देता हूँ। ये पेपर पिन थी, इसको हमने फोल्ड किया और जैसे हमने गर्म पानी में डाला तो ये अपनी पुरानी शक्ल में आ गया जो कि पिन की शक्ल थी। तो इसे थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए और वो टेम्परेचर आपकी फिंगर से भी मिल सकता है, आपकी स्किन से भी मिल सकता है, गर्म पानी से भी मिल सकता है। आप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर भी ये अपनी पुरानी शेप में वापस आ रहा है। जब मैंने इसको गर्म पानी में डाला तो आप देखें कि यहाँ पर ये पुरानी शेप में वापस आ रहा है। तो ये मूवमेंट देता है, पुरानी शेप में जाता है और अपनी शेप को याद रखता है। यहाँ पर जब एयर ड्रायर चलाया तो हमने ये जो एक्चुएटर पॉलीमर था इसको स्ट्रेच किया हुआ था, अब ये ऐसा ऐसा कंप्रेस होगा और इससे बंधी हुई गाड़ी ऐसा ऐसा मूव करना शुरू कर देगी। तो आपने देखा किस तरीके से हम इससे मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं इन पॉलीमर से, और इनको थर्मल सॉफ्ट एक्चुएटर्स बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक रिबन दिखा रहा हूँ। इस रिबन को जैसे ही मैं हीट दूंगा तो ये दोबारा अपनी पुरानी शक्ल में आ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और फिर मैं इसको लॉन्गेट करने की कोशिश करूंगा और फिर इसको हीट दूंगा तो यहाँ पर ये वज़न लगा हुआ है। जब मैं हीट ऑफ करूंगा तो वज़न के ज़रिए ये स्ट्रेच होगा और जब मैं यहाँ पर हीट ऑन करूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल पर आएगा, कंप्रेस होगा और इसके ज़रिए हमारे पास मूवमेंट आ रही है। और इस मूवमेंट को हम रोबोटिक्स, सॉफ्ट रोबोटिक्स एक्चुएटर बनाने में, उनके हैंड्स को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि हमने एक सॉफ्ट ऑक्टोपस बनाना है और इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक्चुएटर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि सॉफ्ट रोबोट्स की मूवमेंट्स को हम कैसे लेके आएंगे, क्या क्या रिसर्च उन पर हो रही है, किस किस्म के एक्चुएटर्स हम बना रहे हैं। लेकिन अभी हमने सॉफ्ट सेंसर्स को नहीं पढ़ा जिनके ज़रिए सॉफ्ट रोबोट्स अपने माहौल को जज करेगा, डाटा इकट्ठा करेगा और उनकी बेसिस पर डिसीजन करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सेंसर्स को, सॉफ्ट सेंसर्स को हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपने बड़े होकर ऐसे ही वीडियोस बनानी है और अपने मुल्क में इल्म को फैलाना है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को आगे तक पहुंचा दीजिए।